हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक सिंह। और जैसा कि बायोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाना मैं पसंद करता हूं, तो उस बायोलॉजी सेगमेंट में बॉटनी पार्ट में एक सब टॉपिक होता है वायरसेस। और नीट की प्रिपरेशन जो लोग करते हैं प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वायरस टॉपिक को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न में हम कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं सब टॉपिक्स में आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वायरस का इंट्रोडक्शन और उससे उसकी डिस्कवरी रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि हम वायरस का परिचय प्राप्त करेंगे और उसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में कुछ बात करेंगे। इसके अलावा आप सब जानते भी होंगे कि वायरस को कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, यानी ये एक ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये एक ऐसा जीव तो हम नहीं कहेंगे, एक ऐसा आप कह सकते हो कि जीवित और निर्जीव के मध्य की ये एक योजक कड़ी है। इसके बाद हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरह के जो इसके कैरेक्टर्स है उनको डिस्कस करने के बाद बात करेंगे वायरस की संरचना के बारे में और इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को हम डिस्कस करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम इसमें लेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल्स, जिसमें बेसिकली लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनी को हम सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना नाम के वायरस के थ्रेट में जी रही है। तो इस वक्त वायरस के टॉपिक को डिस्कस करना रिलेवेंट भी हो जाता है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि डेफिनेट बात है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए, वायरस को हम क्या कह सकते हैं, संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल मींस इसकी स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट एसेंशियली प्रेजेंट होते हैं, दो घटक इसकी संरचना में आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इस बात को डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों कंपोनेंट वायरस में किस तरीके से मौजूद है। तो वायरस को स्ट्रक्चर वाइज संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। इसके अलावा वायरस के लिए हम क्या कह सकते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स, अर्थात वायरस अविकल्पित अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। इसका क्या तात्पर्य, ऑब्लिगेट मीन्स जिसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, विच हैज नो अदर सब्स्टिट्यूट। अविकल्पित, इंट्रासेल्युलर जो जीवित कोशिका के अंदर भी उपस्थित हो सकता है, परजीवी जो किसी पोषक के शरीर पर ही निर्भर करेगा, जिसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। हम कह सकते हैं कि वायरस अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी है, अर्थात वायरस केवल किसी जीवित कोशिका में और जीवित शरीर में ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाहर इनका अस्तित्व निर्जीव समान है। इसीलिए हमने इनके नाम में ऐड किया था न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन कण है और वायरस अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड एस्पेक्ट। डिस्कवरी term virus is at first given by Pasteur, लुइस पास्चर, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले टर्म वायरस इंट्रोड्यूस की थी और लैटिन में इस शब्द का मतलब होता है वीनम।
वी नो अर्थात जहर, यानी ये ऐसे जहरीले कण हैं जो पौधों तथा जंतुओं में रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाश्चर ने शब्द दिया जिसका तात्पर्य था वी नो। दूसरा महत्वपूर्ण नाम यहां पर आता है दिमित्री इवानोव्स्की। वायरस की खोज के संबंध में इवानोव्स्की का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें वायरस की खोज का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहला वायरस जो इन्होंने खोजा वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आप देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। तंबाकू के पौधे में मोज़ेक रोग पैदा करने वाला ये वायरस टीएमवी, इसकी खोज की थी दिमित्री इवानोव्स्की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम यहां आता है बेंजेरिंक। बेंजेरिंक ने एक शब्द दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। आप देखिए बेंजेरिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म इंट्रोड्यूस की। लैटिन में शब्द का मतलब होता है कंटेजियम यानी संक्रामक, वाइवम यानी जीवित और फ्लूइडम यानी तरल। वास्तव में इवानोव्स्की ने जिस टीएमवी वायरस की खोज की थी वो टोबैको मोज़ेक वायरस से संक्रमित जो तंबाकू के पौधे थे उन पौधों से एक्सट्रैक्ट निकाल के, निष्कर्ष को निकाल के बैक्टीरियल फिल्टर से गुजारा बेंजेरिक। बैक्टीरियल फिल्टर वो होते हैं जिनसे बैक्टीरिया रुक जाते हैं, यानी कि अगर बैक्टीरिया उस एक्सट्रैक्ट में मौजूद होंगे तो इस फिल्टर से गुजारने के बाद बैक्टीरिया रुक जाएंगे और वो फिल्टर बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। लेकिन बेंजेरिक ने जब टीएमवी एक्सट्रैक्ट को इस फिल्टर से गुजारा तो उन्होंने पाया कि उस फिल्टर में अभी भी छन्नित्र होने के बाद, फिल्ट्रेट होने के बाद अभी भी रोग फैलाने की क्षमता मौजूद थी। और जब उसे एक हेल्दी प्लांट पर डाला गया तो उसमें भी रोग विकसित हुआ। यानी इससे सिद्ध होता है कि वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो सकते हैं, यानी ये वो कण हैं जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो इसी बात को उन्होंने लैटिन में कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम से एक्सप्रेस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो दी किसने? बेंजेरिक ने। और इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से गुजर सकते हैं और बैक्टीरियल फिल्टर से गुजरने के बाद जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हेल्दी प्लांट पर डालने पर उसमें भी वो विकसित हो सकता है। तो इस तरह से वायरस की डिस्कवरी में ये तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पाश्चर, दिमित्री इवानोव्स्की एंड बेंजेरिक। लास्ट में एक और नाम यहां इंपॉर्टेंट है, एनसाइड में मेंशन भी है, दैट इज WM स्टैनली। स्टैनली ने 1935 में जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप हो गई थी उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, यानी उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की उन्होंने स्टडी की। और वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी कि वायरस सेल से बाहर नॉन लिविंग पार्टिकल है, इसीलिए उनका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल। तो यहां पर हमने चार नाम पढ़े, पहला पाश्चर, इवानोव्स्की, बेंजेरिक एंड स्टैनली। इन चारों नामों का हमको ध्यान रखना है। पाश्चर ने टर्म वायरस दी, इवानोव्स्की ने सबसे पहले टीएमवी वायरस की डिस्कवरी की, वायरस की डिस्कवरी में नाम इन्हीं का आता है। बेंजेरिक ने शब्द दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम और स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो ये वायरस के प्रोडक्शन और वायरस की डिस्कवरी से रिलेटेड एस्पेक्ट था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वायरस को क्यों कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जीवित और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी हम क्यों बोलते हैं वायरस को, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि वायरस के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो जीवितों के समान हैं और कुछ ऐसे गुण हैं जो निर्जीव के समान हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन गुणों की जिसकी वजह से हम वायरस को निर्जीव मान सकते। इसमें सबसे पहली बात, वायरस की संरचना में कोई कोशिकीय संरचना और कोई जीव द्रव्य संगठन नहीं पाया जाता। देयर इज नो सेलुलर स्ट्रक्चर इन प्रोटोप्लाज्मिक
वायरस के पास कोई सेल नहीं होती, कोई कोशिका नहीं होती, कोई जीव द्रव्य नहीं होती। किसी भी जीवित जीव को जीवित मानने का सबसे बड़ा आधार क्या है कि वो कोशिकाओं से मिलकर बना। द ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल दैट कैन ओनली बी लिविंग। पर वायरस के पास ना तो कोई सेल है ना ही प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए वायरस को निर्जीव माना जाता है। जीवित जीवों के अंदर जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर लिविंग रिएक्शन देयर आर रिक्वायर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स नेम्ड एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर टोटली एब्सेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरस के अंदर कोई एंजाइम में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वायरस को निर्जीव माना जाता है। इसके साथ ही वायरस के शरीर में कोशिका से बाहर किसी प्रकार की उपापचय क्रियाएं नहीं चलती। देयर इज नो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट, एंजाइम्स आर एब्सेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन इज एब्सेंट। ये सभी बातें वायरस के निर्जीव होने के पक्ष में प्रमाण है। इसके साथ ही आपने देखा था स्टेनले ने उन्हें क्रिस्टलाइज किया। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है, वायरस को कण के समान क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, यह भी इनके निर्जीव होने के पक्ष में प्रमाण है। तो कोशिका से बाहर जब तक वायरस किसी कोशिका में नहीं है तब तक वायरस एक कण के समान व्यवहार करते हैं। ये सारी बातें इस बात के पक्ष में प्रमाण है कि वायरस निर्जीव होते हैं, वायरस के अंदर अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता। तो नॉन लिविंग एंटिटी वायरस को इसीलिए कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि उन्हें लिविंग क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि वायरस जब किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कोशिका में प्रवेश करने के लिए, किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करने के लिए जो संक्रामकता का गुण है, द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फेक्टिविटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। वायरस में इन्फेक्टिविटी होती है, संक्रामकता होती है, वो किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश करके अपनी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। सो वायरस हैज इन्फेक्टिविटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वायरस हैज जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के पास आनुवंशिक पदार्थ है। और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में वहां पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस में प्रेजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए। वायरस के न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए या आरएनए में से कोई एक उपस्थित होता है, दोनों मौजूद नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पर उनके पास आनुवंशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए के रूप में या आरएनए के रूप में। तो वायरस में इन्फेक्टिविटी होती है, वायरस के पास अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरस अपने पोषकों के लिए विशिष्ट होते हैं। वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। इट मींस वायरस अपने पोषक का चुनाव कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कुछ वायरस केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, कुछ वायरस केवल जंतुओं को संक्रमित करते हैं। Few viruses can infect plants only, few viruses can infect animals only. This property is known as host specificity, and this property can be present only in a living being. So, जीवितों में ही एक गुण हो सकता है कि वो अपने पोषक का चुनाव कर सकते हैं, इसीलिए वायरस जीवित की श्रेणी में है। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जो वायरसेस में देखा जाता है, दैट इज म्यूटेशन। वायरस अपने आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में बदलाव कर सकते हैं। वायरस कैन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, और इसी बात को कहा जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। और यही वो गुण है जिसके कारण वायरस अपनी संरचना लगातार बदलते रहते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कई सारी वायरल बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाता। जैसे आपने सबने नाम सुना होगा HIV, जो कि एड्स नामक खतरनाक डिजीज का जो वायरस है, वो इतनी तेजी से अपने आनुवंशिक संरचना में बदलाव करता है कि उसके लिए कोई भी एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो म्यूटेशन ये भी एक जीवित जीवों का गुण है। तो वायरस के अंदर होती है संक्रामक, वायरस के अंदर उपस्थित है आनुवंशिक पदार्थ, वायरस के अंदर है पोषक विशिष्टता, और वायरस के अंदर है उत्परिवर्तन का गुण। और इन सब के साथ जब वायरस
अपने पोषक के शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन, गुणन। जो केवल जीवितों का गुण है, केवल जीवित जीव ही अपनी संख्या को अपने आप बढ़ा सकते हैं। ये बात वायरस में पाई जाती है, लेकिन कब? जब वो एक जीवित कोशिका में मौजूद होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक जीवित कोशिका के अंदर वायरस सजीवों के समान व्यवहार करता है और जीवित कोशिका से बाहर वायरस निर्जीव के समान व्यवहार करता है। वायरस acts like a living entity inside a living cell, while outside the living cell it acts like a non-living particle. That's why we consider the viruses as connecting link between living and non-living. तो यहां हमने समझा कि वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। तो हमने वायरस का इंट्रोडक्शन प्राप्त किया, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट डिस्कस किया और हमने ये जाना कि वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर, उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इन बातों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन। वायरस का वर्गीकरण। बायोलॉजी के स्टूडेंट सभी जानते हैं कि जीवित जीवों के वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट जिस क्लासिफिकेशन को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज 5 kingdom system of classification which was proposed by R.H. Whittaker. Whittaker ने जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, इसके अंदर वायरसेस का कोई उल्लेख नहीं किया। जो लोग विटाकर के सिस्टम को पढ़ चुके हैं वो इस बात को जानते होंगे कि इसका कारण क्या है। मैं आपको बताता हूं कि विटाकर के वर्गीकरण का सबसे पहला आधार था कोशिकीय संरचना और कोशिकाओं की संख्या, कि वो कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक और जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। यानी विटाकर के वर्गीकरण में वर्गीकृत होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल्युलर कंपोजिशन, कोशिकीय संगठन की उपस्थिति। और हम देख चुके हैं कि वायरस के पास कोई सेलुलर कंपोजिशन नहीं है, इसलिए ऐसे जीव जिनकी कोशिकीय संगठन जिनमें नहीं था, जिनमें कोई सेलुलर कंपोजिशन नहीं था, उन्हें विटाकर ने क्लासिफाई नहीं किया। इसीलिए विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम में वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया गया। तो फिर अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे वायरसेस को? हम वायरस को क्लासिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान देंगे। सबसे पहले वायरस के क्लासिफिकेशन का बेस होता है उसके अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। और आप देख चुके हैं कि वो आनुवंशिक पदार्थ क्या है? न्यूक्लिक एसिड। So viruses are first classified on the basis of nucleic acid, and nucleic acid are of 2 types, DNA and RNA। और आप देख चुके हैं कि वायरस में इनमें से केवल एक मौजूद होगा, इसीलिए वायरसेस को इस बिहाफ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जिन वायरसेस के पास डीएनए है केवल, they were classified under the deoxyriboviridine, उन्हें डीऑक्सीराइबोविरिडी में क्लासिफाई किया। और जिनके पास केवल आरएनए है एज जेनेटिक मटेरियल, उन्हें राइबोविरिडी में क्लासिफाई किया गया। तो यहां पर वायरस की 2 श्रेणियां, 2 कैटेगरी हमें प्राप्त होती हैं, डीऑक्सीराइबोविरिडी एंड राइबोविरिडी। एक जिनके पास केवल डीएनए है और एक जिनके पास केवल आरएनए है। पर यहां भी ध्यान देना होगा, डीएनए वायरसेस भी 2 तरह के होते हैं। एक जिनके पास नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए जिसमें 2 श्रृंखलाएं मौजूद होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, ऐसा डीएनए जिसमें केवल एक ही श्रृंखला होती है। ये एक्सेप्शनल केस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉमन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज वेरी रेयर, एक्सेप्शनल, ओनली प्रेजेंट इन वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए केवल वायरस में होता है, उसके अलावा दुनिया में किसी जीव में नहीं। तो देखिए आप कि डीएनए भी 2 प्रकार के हैं वायरस के अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एग्जांपल यहां पर बहुत सारे हैं। कई सारे एनिमल वायरसेस को रखते हैं, जैसे पॉक्स वायरस, यहां पर हर्पीज वायरस। ये डीएनए को रखने वाले वायरसेस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
174 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में भी हम बात करेंगे। ये वो वायरस है जो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो 5 into 174 बैक्टीरियोफेज वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रखने वाले वायरस, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखने वाले वायरस, पॉक्स वायरस, herpes वायरस, ये वो वायरस है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस भी डीएनए रखते हैं, जैसे CMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। प्लांट वायरस अक्सर मोज़ेक डिजीज पैदा करते हैं, तो गोभी को संक्रमित करने वाला कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस डीएनए रखने वाला वायरस। तो इस तरह से आपने कुछ ऐसे वायरस जाने जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लाइक पॉक्स वायरस, herpes viruses are animal virus, CMV is the plant virus which have a double stranded DNA, while 5 to 174 is the bacteriophage which have a single stranded DNA. Likewise, हम RNA वायरसेस की बात करें तो RNA भी दो तरह के मौजूद हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और एक्सेप्शनल है डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो आप देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में ज्यादातर प्लांट वायरस आते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, ऐसा RNA जिसमें केवल एक श्रृंखला है। तो TMV एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस possess ssRNA only। अधिकांश पादप वायरस या TMV सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रखते हैं। इसी तरह बहुत सारे एनिमल वायरस के हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रखते हैं, जिनमें फेमस है इन्फ्लुएंजा जो फ्लू कॉज करते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जिनके अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। इसी तरह बहुत सारे अदर एनिमल वायरसेस भी हैं। पोलियो इस कैटेगरी में आता है, रेबीज इस कैटेगरी में आता है, इवन HIV भी इस कैटेगरी में आता है। HIV के पास 2 कॉपी होती है SSRNA की, हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और इस दौर का सबसे फेमस वायरस कोरोना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसके पास केवल एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। पर ये सब एनिमल वायरसेस है, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, HIV, दे ऑल आर एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस आल्सो हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। पादप वायरस भी SSRNA रखते हैं, बहुत सारे जंतु वायरस भी SSRNA रखते हैं, पर डबल स्ट्रैंडेड RNA बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, जैसे एनिमल्स में मिलने वाले वाउंड ट्यूमर वायरसेस। वाउंड ट्यूमर वायरसेस आर स्पेशली वायरसेस व्हिच हैव डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये पहला वर्गीकरण जो हमने देखा वो आनुवंशिक पदार्थ के आधार पे था। आनुवंशिक पदार्थ वायरस में या तो डीएनए होगा या RNA होगा। डीएनए भी या तो डबल स्ट्रैंडेड होंगे या सिंगल स्ट्रैंडेड, RNA भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या डबल स्ट्रैंडेड। एक बात आप लोग हमेशा याद रख सकते हैं कि नॉर्मली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और नॉर्मली RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, पर केवल वायरस अकेले ऐसे बायोलॉजिकल एंटिटी हैं जिनके अंदर डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं और RNA भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। तो यहां हमने देखा कि अधिकांश प्लांट वायरसेस, पादप वायरस SSRNA रखते हैं। जंतुओं में डीएनए और RNA दोनों रखने वाले वायरस कॉमन है, पर बैक्टीरियोफेज में एक बहुत एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अदरवाइज ज्यादातर जीवाणुभोजी, ज्यादातर बैक्टीरियोफेज कौन सा आनुवंशिक पदार्थ रखते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये केवल एक एक्सेप्शनल केस था जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अदरवाइज बैक्टीरियोफेज आल्सो पॉसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अधिकांश बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखते हैं, अधिकांश पादप वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रखते हैं और जंतु वायरस डीएनए और RNA दोनों रखते हैं। पर्याप्त। ओके, तो दिस was the classification of virus on the basis of their genetic material। other classification, इसके बाद हम एक और तरीके से वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, हम वायरस को उनके होस्ट के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। किस पोषक के शरीर में वायरस मौजूद है, इस आधार पर भी वायरस को क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं, आप सब जानते हैं वायरस पौधों में रोग पैदा करते हैं और ऐसे सभी वायरस को हम क्लासिफाई करते हैं
फाइटोफेजिनी। फाइटोफेजिनी में वो वायरस आएंगे जो पौधों में रोग पैदा करते हैं। दूसरी कैटेगरी यहां पे होगी जूफेजिनी। जूफेजिनी कैटेगरी में वो वायरस आएंगे जो एनिमल में डिजीज पैदा करते हैं। और उसके बाद एक कॉमन कैटेगरी है फेजिनी। इसमें कुछ विशेष जीव आएंगे जिनको वायरस संक्रमित करते हैं। तो देखिए फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी एंड फेजिनी, ये जो वर्गीकरण है ये वायरस का वर्गीकरण उनके पोषक के आधार पर है। फाइटोफेजिनी में पादप वायरस आते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये सभी प्लांट वायरसेस हैं, पौधों को इन्फेक्ट करते हैं। अधिकांश प्लांट वायरसेस के अंदर हमने जेनेटिक मटेरियल क्या देखा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। केवल कुछ एक्सेप्शन थे, सीएमवी जैसे, इनके अंदर डीएनए भी मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली प्लांट के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? एसएसआर। तो फाइटोफेजिनी में प्लांट वायरसेस आते हैं और प्लांट वायरसेस प्लांट में बहुत सारी डिजीज पैदा करते हैं। कुछ कॉमन जो सिम्टम देखे जाते हैं प्लांट्स में वायरल इन्फेक्शन के, मैं मेंशन कर देता हूं। अक्सर प्लांट के अंदर वायरस पैदा करते हैं मोज़ेक पैटर्न, इनकी पत्तियों में ये मोज़ेक पैटर्न डेवलप कर देते हैं। इसके अलावा ये कर सकते हैं लीफ कर्लिंग, वायरस के प्रेजेंस में पौधों की पत्तियों में लीफ कर्लिंग देखी जा सकती है। और इसके अलावा ये उनकी वृद्धि को अवरुद्ध भी कर सकते हैं, इसे कहा जाता है स्टंटेड ग्रोथ। तो यहां हम देख सकते हैं कि वायरस के पौधों में संक्रमण के कारण होने वाले कुछ लक्षण: मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, उनकी वृद्धि का अवरुद्ध होना, पत्तियों में कर्लिंग पैदा होना, उनका वक्रित हो जाना, मोज़ेक पैटर्न बनना। इसके अलावा कई बार यहाँ पे वेन क्लियरिंग भी देखी जाती है, जो शिराएं हैं वो उस क्षेत्र में से नष्ट होने लगता है। तो वेन क्लियरिंग, लीफ कर्लिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, स्टंटेड ग्रोथ are the symptoms produced by viruses in plant body। तो हम देख सकते हैं कि पादप शरीर में जो वायरस है वो इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो फाइटोफेजिनी कैटेगरी में वो वायरस शामिल है जो केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। दूसरे कैटेगरी यहां पे शामिल है जूफेजिनी। जूफेजिनी होस्ट के बेस पे ये एनिमल वायरसेस, जंतुओं में रोग पैदा करने वाले वायरसेस को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। एनिमल वायरस के अंदर हमने दोनों तरह की बात की थी कि इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए वाली कैटेगरी में हमने बात की थी पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, ये डीएनए रखने वाले एनिमल वायरसेस हैं। आरएनए रखने वाले एनिमल वायरसेस में भी बहुत सारे फेमस वायरस हैं, लाइक पोलियो, लाइक रेबीज, इवन HIV also has RNA as its genetic material। कोरोना। और इस दौर का सबसे खतरनाक और सबसे फेमस वायरस भी आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के तौर पर रखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कोरोना वायरस। तो जूफेजिनी में वो सब वायरस शामिल हैं जो एनिमल्स में डिजीज पैदा करते हैं। एनिमल्स में डिजीज की वैरायटी बहुत तरह की है, इसलिए कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस यहाँ पे शामिल हैं। पोलियो, रेबीज, HIV, इन्फ्लुएंजा भी इस कैटेगरी में आता है, कोरोना भी इस कैटेगरी में आता है। तो ये सारे एनिमल वायरसेस। नेक्स्ट कैटेगरी इज द फेजिनी। इसमें वो वायरस शामिल है जो किसी खास जीव विशेष को ही संक्रमित करते हैं, जैसे बैक्टीरियो, जीवाणु, ये केवल जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इसी तरह से इसमें शामिल है साइनोफेज। साइनोफेज आर द बैक्टीरिया who can infect only cyanobacteria। तो बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, we can say कॉलीफेज, स्पेशली जो ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उन्हें भी हम यहाँ नाम दे सकते हैं। तो फेजिनी कैटेगरी में कुछ खास बैक्टीरिया आते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के जीवों को संक्रमित करते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी, साइनोफेज जो साइनो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, कॉलीफेज, माइकोफेज हो सकते हैं यहाँ पे जो कुछ फंजाई को संक्रमित करते हैं। इस तरह के कुछ फेज बैक्टीरिया यहाँ शामिल किए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको बता चुका हूं कि इनका आनुवंशिक पदार्थ केवल डीएनए होता है, मोस्ट कॉमनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वन एक्सेप्शन इज फेमस 5x174 बैक्टीरियोफेज व्हिच हैज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। 5x174 बैक्टीरियोफेज में एसएसडीएनए, एकल श्रृंखलायुक्त डीएनए पाया जाता है। तो ये पोषकों के आधार पर वायरस का वर्गीकरण था, फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी, फेजिनी।
सबसे पहला वर्गीकरण हमने देखा था आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण हमने देखा पोषकों के आधार पर, तीसरी श्रेणी में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनकी संरचना के आधार पर। तो ये क्लासिफिकेशन का भी एक पॉइंट बन जाता है और वायरस की स्ट्रक्चर का डिस्कशन भी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वायरस में किस किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो देखिए स्ट्रक्चर वाइज वायरसेस कैन बी फर्स्ट रॉड शेप, कुछ वायरस यहां पर होते हैं पॉलीहेड्रल और कुछ वायरस ऐसे हैं जो कंबाइंड या मिक्स्ड शेप दर्शाते हैं, जिसमें रॉड और पॉलीहेड्रल दोनों तरह की संरचनाओं का मिश्रण होता है। तो रॉड शेप वायरस छड़ आकृति के, पॉलीहेड्रल जो कि बहुभुजी होगी, अभी हम उदाहरण देखेंगे, कंबाइंड और मिक्स्ड जिसमें रॉड और पॉलीहेड्रल दोनों का मिश्रण मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड शेप वायरस की। यहां पे एक एग्जांपल भी कवर होगा। रॉड शेप वायरस में सबसे इंपॉर्टेंट है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। हम कई बार नाम ले चुके हैं इसका। सबसे पहली बार जब वायरस की खोज हुई थी तो इसी वायरस की खोज हुई थी, मानोस्की की, मैंने आपको बताया था। तंबाकू में मोज़ेक रोग पैदा करने वाला ये जो वायरस है, इसकी संरचना की हम बात करें तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में सेंटर में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है और वो चारों ओर से प्रोटीन कैप्सिड से घिरा होता है। प्रोटीन कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयां यहां पर कैप्सोमेयर्स कहलाती है। देखिए हमने वायरस की संरचना के जो घटक हैं अभी उनको डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी केवल एक बार हम उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए आप, रॉड शेप वायरस में आता है TMV, पॉलीहेड्रल वायरसेस में आते हैं एडिनो वायरस, और जो कंबाइंड और मिक्स्ड स्ट्रक्चर है इसमें आते हैं बैक्टीरियोफेज। अभी हमें वायरस की संरचना के घटक पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिस्कस करने हैं, तब उसके बाद हम इन स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। तो देखिए रॉड शेप वायरस के एग्जांपल के तौर पे TMV, पॉलीहेड्रल वायरस के एग्जांपल के तौर पे एडिनो वायरस, एंड कंबाइंड और मिक्स्ड जिसमें रॉड शेप और पॉलीहेड्रल ये दोनों चीजें शामिल हैं। इसमें जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज सम्मिलित है। तो चलिए हम एक बार वायरस की स्ट्रक्चर को कंपोनेंट वाइज समझते हैं, एक एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर यूज होती है कि बाहर से वो कैसा दिखता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में शामिल क्या क्या है अब हम उसकी बात करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। और स्ट्रक्चर का मतलब कि वो किन किन चीजों से बना हुआ है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, संरचनात्मक घटक क्या क्या है। तो देखिए वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले एन्वेलप, जो कि सब में नहीं होता, कुछ वायरस में होता है। दूसरे नंबर पर आता है कैप्सिड और तीसरे नंबर पर आती है इसकी कोर यानी जेनेटिक मटेरियल, जिसे कई बार न्यूक्लिक एसिड से बना होने की वजह से न्यूक्लियोइड भी बोल दिया जाता है। तो देखिए वायरस की संरचना में ये तीन बिंदु शामिल हैं, वायरस एनवेलप, वायरल कैप्सिड एंड वायरल जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल एनवेलप। तो देखिए मैंने आपको कहा कि सभी वायरसेस में ये एनवेलप नहीं होता, पर जिनमें होता है उनके अंदर सबसे बाहर की ओर एक थिन कवरिंग होती है, और ये थिन कवरिंग या तो बनी होती है प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स के साथ साथ कभी कभी इसमें लिपिड या कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए वायरल एनवेलप जो स्ट्रक्चर है ये सभी वायरसेस में तो नहीं होता, पर कुछ वायरस इस एनवेलप को धारण करते हैं और ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस एनवेलप के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स होते हैं
ये प्रोटीन होस्ट बनाते हैं और जो लिपिड एंटिटी होती है वो वायरस खुद बनाता है। इस तरह से वायरस की स्ट्रक्चर में जो एनवेलप है उसके निर्माण में वायरस का होस्ट और खुद वायरस दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। बट ऑल वायरसेस आर नॉट एनवेलप वायरस। सभी वायरस की संरचना में एनवेलप नहीं पाया जाता। कुछ खास वायरस के स्ट्रक्चर में एनवेलप पाया जाता है, जिसमें से ज्यादातर एनवेलप वायरस है जैसे HIV वायरस, इवन कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के इसी एनवेलप में कुछ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ क्राउन लाइक स्पाइक्स होते हैं, जिनकी वजह से ये दिखने में क्राउन जैसा, मुकुट जैसा दिखता है। इस वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें आने वाले सभी वायरस कोरोना नाम से जाने जाते हैं, जिनके एनवेलप पर ऐसे क्राउन लाइक स्पाइक्स नजर आते हैं प्रोटीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो एनवेलप सभी वायरसेस में नहीं मिलता, कुछ फेमस एनिमल वायरसेस में ये एनवेलप पाया जाता है। तो वायरस की स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहरी संरचना है वो है एनवेलप। दूसरे नंबर पर आता है कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, और सभी वायरस की संरचना में ये कैप्सिड पाया जाता है। और ये कैप्सिड, जैसे हमने बाहर एनवेलप बनाया था, इस एनवेलप के अंदर हम इस तरह से एक पॉलीहेड्रल वायरस का कैप्सिड दिखा सकते हैं। तो देखिए आप, प्रोटीन का बना हुआ ये जो कैप्सिड होता है, ये हो गया एनवेलप, ये हो गया कैप्सिड। और इस कैप्सिड की यूनिट्स जो होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं कैप्सोमियर्स। हर एक वायरस के कैप्सिड में इन कैप्सोमियर्स का नंबर फिक्स होता है। जैसे हम बात करेंगे, देखिए ये कैप्सिड और इस कैप्सिड की यूनिट कैप्सोमियर्स। तो मैं आपसे कह रहा था कि हर एक वायरस के स्ट्रक्चर में कैप्सिड के अंदर कैप्सोमियर्स का नंबर फिक्स होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वायरस के स्ट्रक्चर में शामिल है कैप्सिड, सबसे पहले एनवेलप था, नंबर 2 पे कैप्सिड, और फिर आता है जेनेटिक मटेरियल जो सबसे सेंटर में होता है, जो कोई डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए या आरएनए में से केवल एक मौजूद होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर में अगर हम अंदर से बाहर चले तो सबसे सेंटर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए। उसके बाहर क्या है? प्रोटीन से बना हुआ कैप्सिड, और उसके बाहर क्या है? एनवेलप, जो सभी वायरस में नहीं होता, कुछ वायरस में होता है, जो प्रोटीन एंड लिपिड दोनों का बना हो सकता है, और जिसके सिंथेसिस में होस्ट एंड वायरस दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सारे वायरस एनवेलप नहीं होते, पर सारे वायरस कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल रखेंगे। और कैप्सिड की यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया? कैप्सोमियर्स, जिनका नंबर फिक्स होता है। इनसे मिलकर ये बाहर का खोल, इसका कैप्सिड तैयार होता है, और उसके बाहर जो एनवेलप है, उस एनवेलप, मैंने जैसा कहा था आपको कि सभी वायरसेस में नहीं होता, पर इस एनवेलप की यूनिट्स के लिए भी एक नाम यूज किया जाता है, इन्हें कहा जाता है पैप्लोमियर्स। ये स्पेसिफिक प्रोटीन और लिपिड यूनिट्स के बने हुए होते हैं। पैप्लोमियर्स एनवेलप की इकाई कहलाती है पैप्लोमियर, कैप्सिड की इकाई कहलाती है कैप्सोमियर्स। तो इस तरह से वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए। अब इनके ग्राफ पे हम स्ट्रक्चर के टाइप्स को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ वायरस रॉड शेप में, तो रॉड शेप वायरस के अंदर क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे टीएमवी का नाम लिया, तो आप देखिएगा टीएमवी के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल सेंटर में इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में रहता है, और चारों ओर से ये एक सिलिंड्रिकल रॉड की फॉर्म में कैप्सिड से कवर्ड होता है। और ये जो कैप्सिड होते हैं, ये कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट्स से बने होते हैं। इन यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया? कैप्सोमियर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से कैप्सोमियर्स चारों ओर से इस सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करते हैं, इसको घेरते हैं, और इस तरह से ये पूरी एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, जिस रॉड शेप में एक सिलिंड्रिकल होलो रॉड कैप्सिड की बनी हुई होती है, जिसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल पास होता है। और यहां पर मैंने कहा था
कि कैप्सोमियर का नंबर भी फिक्स है, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर यहाँ पे जो कैप्सोमियर्स का होता है 2130 होता है। इसकी डायमेंशन भी ऑलमोस्ट फिक्स होती है। इसकी जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर मानी जाती है और इसकी जो विड्थ है वो 80 नैनोमीटर कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो बाहर की तरफ इसमें कैप्सोमियर्स का बना हुआ एक कैप्सिड है जो होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रखता है, जिसके बीच में से हेलिकल जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास होता है। इस तरह से एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो फर्स्ट टाइप के जो रॉड शेप वायरस थे उनका एग्जांपल है टीएमवी और उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी इसी के अंदर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो मेनली डिपेंड करता है कैप्सिड के ऊपर। तो कैप्सिड जो है वो किस तरीके का बना हुआ है, जैसे कुछ वायरस में ये कैप्सिड इस तरीके से पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। कई बार ये पॉलीगन 20 तक का नंबर कवर कर लेते हैं, आइकोसाहेड्रल बोलते हैं हम ऐसे वायरसेस को। तो पॉलीहेड्रल वायरस में एक फेमस एग्जांपल है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस जो एनिमल्स में कोल्ड जैसे सिम्टम पैदा करते हैं, ये पॉलीहेड्रल वायरस जो है इनके कैप्सिड बाहर से बहुभुजीय पॉलीहेड्रल प्रकार के। तो पहली शेप के रॉड शेप, दूसरी शेप है पॉलीहेड्रल और तीसरी इंपॉर्टेंट शेप यहां पे जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज मिक्स्ड और कंबाइंड। तो देखिए मिक्स और कंबाइंड शेप किस तरीके से बनती है। मिक्स और कंबाइंड शेप, इसका मतलब है कि यहाँ रॉड शेप और पॉलीहेड्रल शेप दोनों का एक मिश्रण मौजूद होता है, दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। और इस तरह की शेप का सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है बच्चों बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी जो वायरसेस हैं जो केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर रॉड शेप एंड पॉलीहेड्रल शेप दोनों इनके अंदर एक साथ उपस्थित होती है। तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर वाइज हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनके पास होता है एक हेड के साथ इनमें नीचे की तरफ एक कॉलर होती है जहां से एक शीट यहां पे डेवलप होती है। और ये जो शीट आप देख रहे हैं ये शीट ऑलमोस्ट होलो शीट होती है और इस तरीके से हेड कॉलर के थ्रू शीट से जुड़ा रहता है और ये शीट बेस पर जाकर एक बेसल प्लेट से अटैच रहती है, जिस बेसल प्लेट में छोटी छोटी टेल पिन्स होती हैं और इन टेल पिन्स के साथ साथ यहां से अराइज होते हैं टेल फाइबर्स। इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि रॉड शेप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और साथ साथ इसके अंदर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ये इसके कैप्सिड का हेड पार्ट है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो ये तो हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया कैप्सिड, ये कैप्सिड का हेड पार्ट है, ये इसका शीट कहलाती है जो कि होलो स्ट्रक्चर है जहां से ये अपना जेनेटिक मटेरियल पास करता है। ये नीचे एक बेसल प्लेट है, इसमें इस तरह से एक होल होता है और इसे हम बोलते हैं टेल। और इस टेल में आप देख सकते हो ये टेल पिन्स हैं और ये टेल फाइबर्स हैं। तो इस तरीके से टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, टेल पिन्स एंड टेल फाइबर्स। तो आप देखिए एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीगोनल एंड रॉड शेप दोनों स्ट्रक्चर मिक्स हो रही है, ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरियोफेज में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज के नेम फेमस है T1 कैटेगरी जिसमें T2, T4। तो ये जो बेसिकली अपने T4 बैक्टीरियोफेज को यहां शो किया है, इसके पास एक पॉलीगोनल हेड है, इसके अंदर कोर में जेनेटिक मटेरियल है, मिडिल पीस में एक शीट है जो एक कॉलर से की मदद से हेड से जुड़ी है, बेस पे यहां टेल है, टेल में मौजूद है टेल पिन्स और उनके साथ जुड़े हुए टेल फाइबर जो होस्ट की सेल पर अटैच होने में इसको हेल्प करते हैं।
तो यहां पे हमने एक बैक्टीरियोफेज और एक टीएमवी नाम के वायरस के स्ट्रक्चर को देखा। एनसीईआरटी में दोनों एग्जांपल दिए गए हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर पे बेस्ड डायग्रामेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं वायरस की डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड फ्यू एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं वायरस के। अब केवल लाइफ साइकिल का थोड़ा सा एस्पेक्ट रह जाता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर। हो सकता है इसमें कुछ आपको थोड़ा बहुत हेजिटेशन नजर आया हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंप्रूव करेंगे।